गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा का लेक्चर 3। आज है लेक्चर 3। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं और मन से पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही आनंद सर के ऑनलाइन चैनल को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। ओके, आइए तो हम लोग बात कर रहे थे विद्युत धारा के बारे में। आज सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। आज का हेडिंग होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इसको बोलते हैं विद्युत परिपथ। सर्किट मतलब क्या? परिपथ। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत। ये हम लोग पढ़ेंगे विद्युत परिपथ के बारे में। अर्थात हम लोग जो विद्युत परिपथ मतलब घर में जो वायरिंग है वो वायरिंग किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहली बात जानना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते किसे हैं। सर, इलेक्ट्रिकल सर्किट वो होता है जो हमारे घरों में या हमारे परिपथ में लगातार विद्युत ऊर्जा को भेजता रहता है, उसे प्रवाहित करवाता रहता है। उसी सर्किट का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे पहले ये प्रतिरोध है, ये रेसिस्टेंस है, ये मान लो स्विच है और ये स्विच क्लोज कर दिए। ये आपका रिहोस्टेट है, इस साइन को बोलते हैं क्या? रिहोस्टेट है। ये आपका बैटरी है, ये आपका बैटरी है, ये आपका प्लग है। मतलब ढेर सारा चीज सर्किट में लगा होता है। ओके, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ सिंबल होता है, कुछ संकेत, कुछ सिंबल होता है, कुछ प्रतीक होता है, कुछ चिन्ह होता है। अब चिन्ह क्या? नंबर 1 देखेंगे, ये चिन्ह है वायर का। किसका चिन्ह है? वायर का। 2 में ये चिन्ह है आपका बैटरी का। ये आपका क्या है? ये आपका सेल है। सेल मतलब क्या है? बैटरी। 3 नंबर में ये चिन्ह है प्रतिरोध का। किसका चिन्ह है ये चिन्ह हो गया किसका? प्रतिरोध का। 4 नंबर में ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह है रिहोस्टेट का। रिहोस्टेट किसका है? रिहोस्टेट का मतलब होता है परिवर्तनशील प्रतिरोध। मतलब जिस प्रतिरोध का मान आप कम अधिक कर सकते हैं। ओके, जैसे हम लोग टीवी में या फ्रिज में वोल्टेज बढ़ाते घटाते हैं, तो वही रेगुलेटर है ये। 5 नंबर में हम लोग देखेंगे सेल हो गया। ये जो है ये आपका वायर का जंक्शन है। मतलब यहाँ पे 3 तार आकर के जुड़ा हुआ है, इसको आप क्या बोलते हैं? आप इसे बोलते हैं जंक्शन। ये क्या है आपका? जंक्शन। 6 नंबर में ये जो है ऐसा चिन्ह अगर रहेगा तो ये चिन्ह है एसी सोर्स का। किसका चिन्ह है ये? एसी सोर्स का। ये जो बैटरी है इसको बोलते हैं डीसी सोर्स। क्या बोलते हैं इसको? डीसी सोर्स। और ये क्या है? एसी सोर्स। जैसे ये मिलेगा बैटरी से और ये मिलेगा डायनेमो से। डायनेमो मशीन के पीछे लगा होता है, डायनेमो से, उसको बोलते हैं एसी सोर्स। 7 नंबर में इस प्रकार का अगर है तो इसको बोलते हैं क्रॉस वायर। क्रॉस वायर मतलब क्या? एक तार नीचे से गया और एक तार ऊपर से गया, दोनों टच नहीं है, तो इस साइन से हम लोग इसको दिखाते हैं। ओके, 8 नंबर में ये जो चिन्ह है ये चिन्ह है ओपन स्विच का। ये क्या है? ओपन स्विच का ये चिन्ह है। 9 नंबर में यहाँ पे लाते हैं 9 नंबर, ये चिन्ह है आपका, ऐसा अगर चिन्ह है तो ये है आपका क्लोज स्विच का। ये चिन्ह किसका हो गया? क्लोज स्विच का। 10 नंबर में ये आपका चिन्ह है ओपन प्लग। प्लग लगाते हैं हम लोग, प्लग। ये चिन्ह है ओपन प्लग का। ओपन प्लग का। अगर 11 नंबर में ये चिन्ह है, ये है क्लोज प्लग का। ये किसका चिन्ह है? क्लोज प्लग का। 12 नंबर में ये अगर ए लिखा रहेगा तो ये है आमीटर। आमीटर है। 13 नंबर में अगर भी लिखा हुआ है, 13 नंबर यहाँ पे लिखते हैं। 13 नंबर में यदि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 13 नंबर में यदि इस प्रकार से भी लिखा हुआ है तो इसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है इसका? वोल्ट। इसके बारे में चर्चा करेंगे, वोल्ट मीटर। 14 नंबर में अगर बीच में जी लिखा हुआ है, इसका नाम है गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है गैल्वेनोमीटर। 15 नंबर में अगर आपका डब्लू लिखा हुआ है बीच में तो इसका नाम है वाट मीटर। क्या नाम है इसका? ये कौन चीज है? वाट मीटर। तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल है। तो सिंबल का मतलब ये जो आपका वायर है, इस वायर के द्वारा आप सर्किट को तैयार कर सकते हैं। ये आपका सेल है,
बैटरी है, ये आपका प्रतिरोध का चिन्ह है, ये रियोस्टेट है, ये क्या है आपका, ये जंक्शन है, मतलब तार मिला हुआ है, ये एसी सोर्स है, ये डायनमो से प्राप्त होता है, ये बैटरी से प्राप्त होता है, ये क्रॉस वायर है, मतलब एक तार नीचे से एक तार ऊपर से, दोनों तार कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये आपका ओपन स्विच है, ये आपका क्लोज स्विच है, ये ओपन प्लग है, ये क्लोज प्लग है, ये आमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, ये वाट मीटर है। 16 नंबर में एक दो और देख लो, अब जो आगे हम लोग को पढ़ना है, अगर देखेंगे एक कम एक बेसी था तो उसका नाम था सेल, लेकिन इसका नाम है कैपेसिटर। इसका क्या नाम है? कैपेसिटर। ये क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर का हिंदी होता है संधारित्र। ये एक ऐसा मशीन, कंडेंसर सुने हैं, फैन में लगा होता है जी, ये वही कैपेसिटर कंडेंसर है ये, ठीक है, ये चार्ज स्टोर करता है। और 17वां नंबर में ये ऐसा बनावट, ये हम लोग अभी आप इसको स्प्रिंग भी समझ सकते हैं, लेकिन ये स्प्रिंग नहीं है, इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी में इंडक्टर। क्या नाम है इसका? इंडक्टर। ये मैग्नेटिक एनर्जी को जमा करता है। ये जो कैपेसिटर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जमा करता है, और ये जो इंडक्टर है ये मैग्नेटिक एनर्जी को, चुंबकीय ऊर्जा को अपने अंदर क्या करेगा? जमा करता है। तो ये था कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करेंट, विद्युत धारा का प्रकार। अगला जो हेडिंग होगा वो क्या होगा? वो होगा टाइप्स ऑफ करंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ करंट कितने प्रकार का होता है। अगला हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट अर्थात विद्युत धारा का प्रकार। करंट दो प्रकार का होता है। करंट जो है वो कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक होता है डीसी और एक होता है एसी। क्या हो गया? एक हो गया डीसी और एक हो गया एसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डीसी का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट करंट। और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। क्या बताया आपको? एसी का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। आपको क्या बताए? करंट कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक हो गया एसी और एक हो गया डीसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। ओके, तो ये डीसी है और ये एसी है। डीसी को बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दिष्ट धारा। हिंदी में क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। और इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। पहले आप समझिए इसको, प्रत्यावर्ती धारा, डीसी और एसी। अब क्या अंतर है? डीसी का मतलब होता है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, मतलब वैसा धारा जो अपनी दिशा को चेंज ना करे। फिर समझिए, दिष्ट का मतलब होता है जो अपने दिशा को चेंज नहीं करे। प्रत्यावर्ती, प्रतिआवर्ती का मतलब जो अपने दिशा को आवर्ती रूप से चेंज करे। तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं? जो अपनी दिशा को चेंज ना करे, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलते हैं? डीसी। और जो अपनी दिशा को चेंज करे, जो अपनी दिशा को चेंज करे उसे क्या बोलते हैं? एसी करंट। ओके, अब देखिए डीसी का जो अपनी दिशा को चेंज करे, यहाँ देखिए चेंज ना करे, ये देखिए ये आपका करंट है और ये मान लेते हैं टाइम है। तो ये टाइम बढ़ रहा है लेकिन जिस डायरेक्शन में पहले था उसी डायरेक्शन में है। तो ये कौन करंट हो गया? डीसी की एसी। ये कैसा हो गया? डीसी। ये देखिए आपका ये हो गया इस तरीके से। ये देखिए आप, ये करंट आई है और ये क्या है? टाइम है। टाइम के साथ ये बढ़ रहा है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, जो ऊपर में पॉजिटिव नीचे में निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये क्या हो रहा है? अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ये जो दिष्ट धारा होता है ये अपने दिशा को चेंज नहीं करता है, और जो प्रत्यावर्ती होता है वो अपने दिशा को चेंज करता है। ओके, देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा जो है वो बैटरी से प्राप्त होता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये बैटरी से प्राप्त होता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? बैटरी से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होगा? बैटरी से। और ये जनरेटर से प्राप्त होता है। जनरेटर, इसको डायनेमो कहते हैं। ये जनरेटर से प्राप्त होता है। एसी धारा कहाँ से प्राप्त होता है? जनरेटर से। और डीसी धारा बैटरी से प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट, ये कम खतरनाक होता है। ये कम खतरनाक होता है। ये जो आपका डीसी है ये कम खतरनाक होता है, और ये जो एसी है यह अधिक खतरनाक होता है। ये क्या होता है? अधिक खतरनाक होता है। क्या बोले? ये जो आपका डीसी है वो कम खतरनाक होगा और जो एसी है वो अधिक खतरनाक होता है। ओके, नेक्स्ट, ये जो आपका डीसी है इसको प्रतिरोध के द्वारा नियंत्रित करते हैं।
क्या बोले, डीसी को किसके द्वारा, तो लिखेंगे इसे प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित किया जाता है, प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। और ये जो आपका एसी करंट है इसे हम लोग ट्रांसफॉर्मर के द्वारा नियंत्रित करते हैं, किसके द्वारा, ट्रांसफॉर्मर द्वारा नियंत्रित करते हैं। इसको किसके द्वारा नियंत्रित करेंगे, ट्रांसफॉर्मर। आपको दिख रहा है, एक बार देखने दीजिए हमको, हाँ आपको दिख रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, इसे प्रतिरोध के द्वारा नियंत्रित करते हैं और इसको ट्रांसफार्मर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक लास्ट पॉइंट अगर नहीं भी दिखे तो सुन के आप कवर कर लेंगे। डीसी में प्लस माइनस तार का इंपोर्टेंसी होता है, अगर आप उल्टा पुल्टा जोड़ोगे तो वो खतरनाक हो जाएगा। डीसी में प्लस माइनस तार का मीनिंग होता है, लेकिन एसी में प्लस माइनस में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई स्विच हमारे घर में ऐसे लगा है, कोई पलट के ऐसे भी लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्जर ऐसे लगाइए, चार्जर ऐसे लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए इसमें प्लस माइनस में अंतर होता है, इसमें प्लस माइनस में अंतर होता है, इसमें प्लस माइनस में अंतर नहीं होता। ये मेन चीज है। कौन कौन, करंट कितने प्रकार का, एसी और डीसी। ये एसी हो गया और ये आपका डीसी हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे करंट मेजरिंग डिवाइस। करंट मेजरिंग डिवाइस। अब सबसे पहली बात कि हम लोग हेडिंग दे देते हैं मेजरिंग डिवाइस के बारे में देखेंगे। मेजरिंग डिवाइस मतलब मापक यंत्र है, कुछ मापक यंत्र है। सबसे पहली बात क्या क्या मापक यंत्र है, पहले तो धारा देखेंगे, पहले धारा मापते हैं। धारा दो प्रकार का होता है, एक होता है एसी धारा और दूसरा क्या होता है, डीसी धारा, ठीक है। एसी धारा को मापने के लिए अच्छे से समझेंगे आप, एसी धारा को मापने के लिए, धारा कितने प्रकार का, दो, एसी और डीसी। एसी धारा को मापने के लिए हॉट वायर आमीटर का उपयोग करते हैं। क्या बोले, आप एसी धारा को मापने के लिए किसका यूज करोगे, हॉट वायर आमीटर का यूज करते हैं। दूसरा, और डीसी धारा को मापने के लिए आमीटर का यूज करते हैं। बताइए आमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, एसी धारा की डीसी धारा, तो आमीटर के द्वारा कौन सा धारा मापते हैं, डीसी धारा। और हॉट वायर आमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, एसी धारा। ओके, नेक्स्ट दूसरा वोल्टेज मतलब विभव वोल्टेज। सर वोल्टेज भी दो प्रकार का, एक एसी वोल्टेज का ये चिन्ह था, और दूसरा होता है डीसी वोल्टेज का ये चिन्ह है, मतलब ये बैटरी, ये जनरेटर। एसी वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, जनरेटर से। डीसी वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, बैटरी से। एसी वोल्टेज को मापने के लिए हॉट वायर वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। क्या बोले एसी वोल्टेज को मापने के लिए हॉट वायर वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। और ये जो डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज को मापने के लिए केवल वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। तो वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापते हैं, डीसी वोल्टेज की एसी वोल्टेज, तो वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापते हैं, डीसी वोल्टेज। और एसी वोल्टेज किसके द्वारा मापेंगे, हॉट वायर आमीटर के द्वारा। ओके, एक होता है वॉट मीटर के द्वारा हम लोग पावर मापते हैं। पावर को किससे मापेंगे, तो पावर को मापते हैं किससे, वॉट मीटर से। पावर को किससे मापेंगे, वॉट मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, पावर को मापा जाता है। क्या बोले फिर से, पावर को किससे मापेंगे, वॉट मीटर से। कंप्लीट। अब देखेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे आमीटर और वोल्ट मीटर का निर्माण। अच्छे से देखेंगे आप, अगला हेडिंग है आमीटर और वोल्ट मीटर का निर्माण। इसको समझना पड़ेगा एकदम अच्छे से आपको। सबसे पहली बात कि आमीटर और वोल्ट मीटर के पेरेंट्स हैं गैल्वेनोमीटर। फिर समझिए, क्या बोले,
आमीटर और वोल्ट मीटर का पेरेंट्स कौन है? तो वो है गैल्वेनोमीटर। मतलब क्या कि आमीटर और वोल्ट मीटर का निर्माण हम लोग किसके द्वारा करते हैं? तो हम लोग करते हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा। क्या बोले? आमीटर और वोल्ट मीटर का निर्माण किसके द्वारा होगा? गैल्वेनोमीटर। आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर क्या है। तो सबसे पहली बात कि गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, एक विद्युत उपकरण है जो बहुत कम धारा को मेजर करता है। अर्थात स्मॉल करंट को मापना हो तो किसका यूज करेंगे? गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट कितना? 10 के पावर -6, इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर, -6 को मापता है, स्मॉल करंट को मापता है। गैल्वेनोमीटर किसको मापता है? स्मॉल करंट को मापता है। और वो कितना होगा? माइक्रो एम्पियर। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर ये मापना हो तो ये मापेंगे आमीटर के द्वारा। लेकिन अगर बहुत कम करंट को मापना हो तो किसके द्वारा? गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर जो है वो धारा मापी है, अर्थात करंट मेजरिंग डिवाइस है, धारा को मापने वाला यंत्र है जो बहुत कम रेंज के धारा को मापता है। कितना? माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, मिली एम्पियर, इस रेंज की धारा को किसके द्वारा मापा जाएगा? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा। और अधिक मात्रा में अगर करंट है तो किसके द्वारा? आमीटर के द्वारा। अब देखो आमीटर कैसे बनता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आमीटर का निर्माण। अगला हेडिंग होगा आमीटर का निर्माण। देखेंगे अगला हेडिंग है आमीटर का निर्माण। अच्छे से समझेंगे आप आमीटर का निर्माण। देखिए आमीटर कैसे बनता है। यदि आप गैल्वेनोमीटर, ये कौन है? जी मतलब क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर। यदि आप गैल्वेनोमीटर के समांतर का मतलब होता है ऊपर नीचे, समांतर का मतलब ऊपर नीचे, सीरीज का मतलब आगे पीछे। यदि आप गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक छोटे प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, ये क्या किया आपने? एक छोटे प्रतिरोध को जोड़ दिया। क्या बोले? यदि आप गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक छोटे प्रतिरोध को जोड़ते हैं तब एक नए इंस्ट्रूमेंट का निर्माण होता है जिसका नाम है आमीटर। बताइए आमीटर का निर्माण कैसे होता है? तो लिखेंगे यदि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक छोटे प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए तब एक नया उपकरण बनता है जिसका नाम क्या है? आमीटर। दूसरा लाइन, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में छोटे प्रतिरोध को जोड़ने की प्रक्रिया शंट कहलाती है। फिर समझिए क्या बोले? गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में छोटे प्रतिरोध को जोड़ने की प्रक्रिया शंट कहलाती है। अर्थात तीसरा लाइन, यदि गैल्वेनोमीटर को शंट कर दिया जाए तो किसका निर्माण होगा? आमीटर का। ओके, देखेंगे उसके बाद आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। और तीसरा पॉइंट, आमीटर को किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या बोले? गैल्वेनोमीटर को शंट करके आमीटर बनाते हैं, आमीटर का प्रतिरोध कम होता है और आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। साथ ही आदर्श आमीटर मतलब आइडियल आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अभी हम लोग आमीटर और वोल्ट मीटर में जब अंतर पढ़ेंगे तो वहां इन सभी पॉइंट को लिखेंगे। दूसरा है वोल्ट मीटर का निर्माण। दूसरा हेडिंग आप देंगे वोल्ट मीटर का निर्माण। अगला हेडिंग है वोल्ट मीटर का निर्माण। अगला हेडिंग क्या है? वोल्ट। अब देखिए वोल्ट मीटर कैसे बनता है। तो क्या बोला आपके पास? ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। बोला यदि आप गैल्वेनोमीटर को शंट सीरीज कर देते हो, सीरीज, यदि आप गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक बड़े प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, ये बड़का प्रतिरोध है, यदि आप गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक बड़े प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तब एक नए इक्विपमेंट उपकरण का निर्माण होता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। जिसका नाम क्या है? वोल्ट मीटर। क्या बोले? यदि आप गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक बड़े प्रतिरोध को जोड़ देंगे तब एक नए यंत्र का निर्माण होगा जिसका नाम क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, उच्च होता है। चौथा, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और पांचवा, वोल्ट मीटर आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। क्या बोले? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो अगला हेडिंग हम लोग देंगे आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। अगला होगा, अगला हेडिंग दीजिए आप, आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। अगला हेडिंग है, इधर आपने क्या दे दिया? आमीटर, और इधर आपने क्या दे दिया? वोल्ट मीटर। आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। अच्छे से लिखेंगे, हम बोलेंगे आप लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, गैल्वेनोमीटर को शंट करके
आमीटर बनाया जाता है। वोल्ट मीटर में लिखिए, गैल्वेनोमीटर को सीरीज करके वोल्ट मीटर बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, आमीटर का प्रतिरोध कम होता है, यहां लिखिए दूसरा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को, तीसरा लिखिए यहां, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चौथा पॉइंट लिखिए, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, यहां पे चौथा पॉइंट लिखिए, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये 4 इंपॉर्टेंट अंतर है किसमें, आमीटर में और वोल्ट मीटर में। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको डील करना है कि एक क्वेश्चन हम बोलेंगे, आप उसे नोट करेंगे कॉपी में, कि मान लो आपने क्या बोला कि आमीटर कहाँ लगेगा, आमीटर लगेगा, यहाँ देखिए आपने क्या बोला, एक परिपथ बनाते हैं, देखेंगे आप एक परिपथ बनाए, परिपथ ऐसा है, यहाँ पे रिहोस्टेट लगा हुआ है, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे आमीटर है, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, और यहाँ पे जा कर के एक स्विच लगा हुआ है, स्विच क्लोज है, और यहाँ पे जा कर के एक बैटरी लगा हुआ, ऐसा है सर्किट, ऐसा, ये एक परिपथ है। क्या ये परिपथ सही है, चेक करते हैं। आपने क्या पढ़ा, आमीटर श्रेणी में, वोल्ट मीटर समांतर में, हाँ एकदम सही है। अब आप क्या करो, ये सही परिपथ है, ये कैसा है, ये सही परिपथ है, ठीक। अब आपने क्या किया कि इसको उलट दिया, उलट कैसे दिया कि यहाँ बनाते हैं, उलट कैसे दिया, यहाँ जो प्रतिरोध है उसके श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ दिया और समांतर क्रम में आमीटर जोड़ दिया। यहाँ पे आपका स्विच है जो क्लोज है, और यहाँ पे आपका बैटरी है, यहाँ पे आपका रिहोस्टेट है। ये पूरा कहानी है इसमें, ये पूरा कहानी, ये प्रतिरोध है और ये भी प्रतिरोध है। तो मेरा कहानी, ये वोल्टेज, ये आपका बैटरी है, ये भी यहाँ बैटरी है। आप देखेंगे ये कैसा है, ये परिपथ सही की गलत, ये उल्टा परिपथ है, उल्टा परिपथ। उल्टा परिपथ मतलब, उल्टा परिपथ मतलब वोल्ट मीटर को जोड़ दिया श्रेणी में और आमीटर को जोड़ दिया समांतर में। बोला अगर ऐसा हो जाए, होना ऐसा चाहिए, अगर आपने ऐसा कर दिया, मतलब सवाल ऐसे पूछेगा कि यदि किसी परिपथ में वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में और आमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसका जवाब ढूंढना है। तो क्या होगा, अगर आप इस प्रकार से जोड़ेंगे तो क्या होगा कि इस सर्किट के टूटने का, इस सर्किट के जलने का, इस सर्किट के भंग होने का डर रहता है। अर्थात यदि आप आमीटर को वोल्ट मीटर के जगह, वोल्ट मीटर को आमीटर के जगह जोड़ देंगे तो वो परिपथ भंग हो जाएगा, मतलब सर्किट गल के गिर जाएगा नीचे, ये टूट जाएगा और करंट का प्रवाह रुक जाएगा, सर्किट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उल्टा जोड़ेंगे तो इस प्रकार की कहानी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। देखेंगे अगला हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है ये, ओम का नियम। आपके पास हेडिंग है आज ओम का नियम, ओम्स लॉ। आपके पास क्या हेडिंग आ गया, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि यदि किसी चालक का ताप नियत रखते हुए, ये क्या बोलता है, यदि किसी चालक का टेम्परेचर को नियत रखा जाए और प्रेशर को नियत रखा जाए, तो सबसे पहली बात टेम्परेचर क्यों नियत रखा जाए, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर किसी भी वस्तु का चेंज करेंगे तो उसका जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसका जो मोलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, उसका जो आणविक गुण है, उसका जो परमाणविक गुण है, उस गुण में स्वतः परिवर्तन आता है। जिस प्रकार से वो जो आपका कंडक्टर है या जो वो आपका चालक है, उसका बिहेवियर कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसका बिहेवियर चेंज होता रहेगा कंडीशन टू कंडीशन। ओके, तो इसीलिए क्या बोला गया कि ओम, ये एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ओम साहब, जॉर्ज साइमन ओम है ये। इनका कहना था कि सबसे पहली बात कि अगर किसी कंडक्टर को आप स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर दोनों को आप नियत कर दीजिए। अगर आपको इस कंडक्टर का स्टडी करना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कीजिए, नियत कर दीजिए। इसीलिए ओम का नियम कहता है, यदि हम बोलेंगे, आप उसको नोट करेंगे, यदि किसी चालक का, मान लो ये कोई चालक है, इसका टेम्परेचर नियत हो, यदि इस चालक का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब यदि आप इसका वोल्टेज बढ़ाओगे तो इसका करंट भी बढ़ता है। क्या बोले, यदि किसी चालक का ताप नियत रखते हुए उसके दोनों सिरे के बीच का वोल्टेज बढ़ाया जाए
तो धारा भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाया जाए तो धारा भी घटेगा। अर्थात अब फाइनली सुनिए, यदि किसी चालक का ताप नियत रखते हुए सिरे के बीच वोल्ट का जो विभवांतर है वह उसमें से बहने वाली धारा का समानुपाती होगा। अगर अर्थात ग्रेटर द वोल्टेज ग्रेटर द करेंट, लोअर द वोल्टेज लोअर द करेंट। ओके, इसका कहना क्या हुआ, यदि किसी चालक का, यदि कोई चालक है आपके पास, उसका अगर ये वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। कौन बोल रहा है? ओम साहब। अर्थात वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, या वोल्टेज घटेगा तो करंट भी क्या होगा? घटेगा। अर्थात भी समानुपाती आई। वोल्टेज बढ़ा तो आई बढ़ा, मतलब वोल्टेज खुश हुआ आई खुश हुआ, वोल्टेज दुखी हुआ आई दुखी हुआ, मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे का दोस्त है। भी समानुपाती आई। फिजिक्स कभी भी समानुपाती का चिन्ह लेके आपको घूमने नहीं देगा। बोला रुक जाओ, कैसे रुको? तो बोला इसको हटाओ सबसे पहले। तो जब आप हटाने गए, कभी भी कांस्टेंट, जब ये समानुपाती हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया R इंटू आई। अर्थात इसी को लिखते हैं V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। ये किसका नियम है? यही है ओम का नियम। ये किसका नियम है? यही है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मतलब ओम का नियम। V बराबर कितना? आई आर। V क्या है? वोल्टेज। I क्या है? करंट। R क्या है? ये जो R है, इस R को बोलते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं? नियतांक, मतलब कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं, ये जो कांस्टेंट है इसका नाम है R, मतलब रेसिस्टेंस। क्या नाम है इसका? R मतलब क्या हो गया? रेसिस्टेंस। हिंदी क्या होगा? प्रतिरोध। ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का नाम क्या है? प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध। अर्थात यदि वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा करंट घटेगा। अर्थात V समानुपाती I, तो V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, यही किसका ये नियम है? यही ओम्स लॉ है। ये किसका नियम है? ओम्स लॉ। R क्या है? R प्रतिरोध है। ये नियतांक है। उस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध, मतलब रेसिस्टेंस। इसीलिए उसको किससे लिखा? R से। अब रेसिस्टेंस क्या है हम लोग कुछ समय बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होगा। रेसिस्टेंस का मात्रक मतलब प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक। ओके, देखेंगे आप। आपने क्या बोला? V बराबर आई आर। किसका नियम है? ओम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो R बराबर क्या होगा? V बटा आई। V बराबर आई आर। तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। Q बराबर आई टी, W बराबर क्यू भी, और V बराबर आई आर। ओके, आप देखेंगे V बटा आई। V क्या है? वोल्टेज। तो इसका मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अर्थात वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। प्रतिरोध का मात्रक हो गया वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन उसको क्या पढ़ते हैं? ओम। और इसको लिखते हैं इस साइन से। ये साइन किसका है? प्रतिरोध का। आपको ऐसे लिखा रहेगा 4 क्या पढ़ेंगे? ओम। 5 ओम, 0.5 ओम। ये कौन सी का साइन है? ये है प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। आप देखेंगे आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम का सत्यापन। क्या पढ़ेंगे? ओम के नियम का सत्यापन। अब देखेंगे आपकी ओम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे। सत्यापन क्या करना है? सत्यापन ये करना है कि जितना गुना वोल्टेज होगा उतना ही गुना करंट होगा। मान लो आपने क्या किया, एक सर्किट बनाते हैं। देखेंगे आप, ये प्रतिरोध है जिसका मान है 2 ओम। ठीक है, इसके साथ आपने क्या किया? इसके साथ आपने क्या किया? अच्छे से देखेंगे इसको, एक बैटरी जोड़ दिया। ठीक है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D और ये पॉइंट E। अच्छे से देखिएगा। तो सभी बैटरी मान लो 2 वोल्ट का है। सभी बैटरी कितना वोल्ट का? 4 गो बैटरी है, सभी 2-2 वोल्ट का है। चारों बैटरी कितना वोल्ट का है? 2-2 वोल्ट का है। किसी समय मान लेते हैं कि ये जो आपका एरो है, ये एरो D पर है। D पर कहाँ पे है एरो? D पर है। एरो जब D पर होगा तो सर्किट में कै गो बैटरी हो गया? एक बैटरी। देखो ना सर्किट, ये 1 2 3, ये तीनों तो सर्किट के बाहर में है, ये तार तो खुलल है इधर, इसीलिए ये तीनों बैटरी सर्किट में शामिल नहीं है। तो पहली बार जब ये एरो, इसको बोलते हैं नोब, KNOB, नोब। ये नोब कहाँ पे है? D पे है। तो कितना बैटरी शामिल है? एक बैटरी शामिल है। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि
नोब कहाँ पे हो, डी पर हो। देखेंगे नोब कहाँ पे है, डी पर है, तो वोल्टेज कितना, एगो बैटरी है तो 2 वोल्ट, आर कितना 2 ओम, तो आई बराबर क्या हो गया, I1 बराबर, इसको V1 कह देते, V1 बटा आर कितना हो गया 2/2, कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। I1 कितना हो गया, 1 एम्पियर। नेक्स्ट, यदि नोब, दूसरा देखेंगे अब, यदि नोब कहाँ पे हो, सी पे ले आते हैं, अब सी पे, सी पर हो, सी पर हो, तो बताइए अब वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट, 2 को बैटरी आ गया ना, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट, तो लेकिन प्रतिरोध अभी भी कितना है 2 ओम, तो I2 कितना हो गया 4/2 मतलब 2 एम्पियर, कितना हो गया 2 एम्पियर। अब देखिए आगे, यदि नोब बी पर चला जाए, यहाँ बी पर चला जाए तो क्या लिखेंगे, यदि नोब बी पर हो, बी पर चला जाए तो अब वोल्टेज हो गया V3 कितना होगा 2 2 4 2 6 वोल्ट। देखिए ना 3 को बैटरी आ गया, हो गया 1 2 3 को बैटरी आ गया तो कितना हो गया 6 वोल्ट, लेकिन प्रतिरोध अभी भी कितना है 2 ओम, तो I3 कितना होगा 6/2 कितना हो गया 3 एम्पियर। ओके, इस तरीके से अगर देखा जाए तो जब करंट 1 एम्पियर तो वोल्टेज 2 एम्पियर, 2 गुना है, करंट 2 एम्पियर तो वोल्टेज 4 वोल्ट, फिर देखिए फिर 2 गुना है, करंट 3 एम्पियर तो वोल्टेज 6 एम्पियर, फिर क्या है 2 गुना है। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम में जिस रेशियो में करंट बढ़ेगा उसी रेशियो में क्या होगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा, या जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ेगा उसी रेशियो में करंट भी बढ़ेगा। अर्थात यदि हम लोग वोल्टेज और करंट का अगर हम लोग ग्राफ खींचें, वोल्टेज और करंट का अगर हम लोग ग्राफ खींचें, वोल्टेज और करंट का यदि हम लोग ग्राफ खींचें तो क्या आएगा, देखेंगे। सबसे पहली बात, जब वोल्टेज 2 वोल्ट तो करंट 1 एम्पियर, यहाँ पे 2 4 6 8 1 2 3 4 ऐसा दिखा दिए। वोल्टेज 2 वोल्ट तो करंट कितना 1 एम्पियर, वोल्टेज 4 वोल्ट तो करंट कितना 2 एम्पियर, करंट कितना हो गया 2 एम्पियर। जब वोल्टेज 6 वोल्ट तो करंट कितना हो गया आपका, करंट हो गया 3 एम्पियर। अगर चारों बैटरी रहेगा तो वोल्टेज अगर 8 वोल्ट हो जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा आपका 4 एम्पियर। ओके, अगर हम लोग इस चारों को एक स्केल से मिला दें, यदि हम लोग इस चारों को एक स्केल से मिला दें तो क्या होगा, एक रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, अर्थात ओम का जो नियम होता है उसका ग्राफ कैसा आता है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, रैखिक। ओम के नियम का ग्राफ कैसा आता है, रैखिक। ओम के नियम का ग्राफ कैसा होता है, रैखिक। ओके, तीसरी बात यहां देखिए आप, ओम के नियम में ग्राफ का स्लोप मतलब टेन थीटा, ओम के नियम में ग्राफ का जो स्लोप होता है वो प्रतिरोध देता है। तो क्या हो गया, इस प्रकार वोल्टेज और करंट समानुपाती, रैखिक का मतलब होता है समानुपाती। अगर ग्राफ रैखिक आ गया इसका मतलब वोल्टेज और करंट क्या होगा, समानुपाती होगा। वोल्टेज और करंट कैसा होगा, तो क्या लिखेंगे, समानुपाती होगा। साथ में वोल्टेज और करंट का ग्राफ, वोल्टेज और करंट का ग्राफ का स्लोप, वोल्टेज और करंट के ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, प्रतिरोध देता है। ओके, और उसके बाद ओम के नियम का ग्राफ कैसा होगा, लीनियर। तो अगला स्टार, ओम के नियम का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है। ओम के नियम का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है। तो इस प्रकार ओम का नियम क्या है और ओम के नियम का सत्यापन को लिखें, तो आप यहां तक उसको लिखेंगे। इस प्रकार क्या लिखेंगे, ओम का नियम सत्यापित हुआ। क्या देख के समझे ओम का नियम सत्यापित हुआ, इस ग्राफ, रैखिक ग्राफ देकर क्या समझे, ओम का नियम सत्यापित हुआ। ओके, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझेंगे। तो कुछ चालक ऐसा होता है जिसमें जो ओम के नियम का पालन करता है, और कुछ चालक ऐसा होता है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो अगला स्टार है
कि जो चालक ओम के नियम का पालन करता है, फिर से, जो चालक ओम के नियम का पालन करता है उसको ओमिक कंडक्टर, उसको ओमिक कंडक्टर अर्थात ओमिक चालक कहते हैं। जैसे जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, वगैरह वगैरह, ये सभी क्या होगा, ओम के नियम का पालन करता है। दूसरा स्टार, वैसा चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, वैसा चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, उसे क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। और दूसरी बात, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है वो एक दूसरे नियम का पालन करता है जिसका नाम है, तो क्या बोले, जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो नॉन ओमिक कंडक्टर किसका पालन करता है, तो अगला स्टार लिखिए, नॉन ओमिक कंडक्टर चाइल्ड लैंगम्यूर, इसको लंगूर याद रखेंगे आप, चाइल्ड लैंगम्यूर थ्योरम का पालन करता है, चाइल्ड लैंगम्यूर थ्योरम का पालन करता है, चाइल्ड लैंगम्यूर थ्योरम का पालन करता है। ओके, नेक्स्ट, इसमें जैसे कौन कौन है, जैसे डायोड 12th में पढ़ेंगे, ट्रायोड 12th में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर 12th में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर, उसके बाद आपका हो गया टॉर्च का बल्ब, टॉर्च बल्ब हो गया, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं उसको, जो आप एसिड पानी होता है, एसिड वाटर, एसिड वाटर, ये सभी जो है कैसा है, नॉन ओमिक कंडक्टर है। ये सभी कैसा हो गया, नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। कंप्लीट, देखेंगे आगे। नेक्स्ट, अगला होगा कि प्रतिरोध क्या है। अब कहानी आने वाला है आपके सामने कि प्रतिरोध क्या है, आपके सामने अब कहानी आ रहा है कि प्रतिरोध क्या है। तो हमने एक स्टार लाया, प्रतिरोध, इसको क्या बोलते हैं आप, रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध का मतलब होता है जो आपके रास्ते में विरोध खड़ा करे, प्रतिरोध का मतलब जो अपने रास्ते में विरोध खड़ा करे। तो ये विरोध करने वाला जो गुण है, महात्मा लोग कहते हैं कि हर इंसान में एक अच्छा इंसान, एक बुरा इंसान होता है। अच्छा इंसान दूसरों को सपोर्ट करता है और बुरा इंसान दूसरों का विरोध करता है। ये बुरा इंसान जो है वो सबके अंदर होता है, हो सकता है किसी में कम हो, किसी में अधिक हो। उसी प्रकार ये प्रतिरोध जो है वो हर एक चालक की एक बुराई है, मतलब धारा का विरोध करना उसकी एक बुराई है, और ये बुराई हर एक चालक में होता है। अर्थात ये जो प्रतिरोध है वो किसी भी चालक का गुण होता है। आप फिर से समझिए, प्रतिरोध जो है वो किसी भी चालक का गुण है, जिस गुण के कारण यह अपने अंदर बहने वाली धारा का विरोध करता है। फिर क्या बोले, प्रतिरोध जो है वो किसी भी चालक का गुण है, जिस गुण के कारण यह अपने अंदर से बहने वाली धारा का क्या करेगा, विरोध करता है। उसी गुण का नाम क्या है, प्रतिरोध। ओके, तो प्रतिरोध क्या है, एक विरोधी गुण है जिस गुण के कारण यह अपने अंदर से बहने वाली धारा का क्या करेगा, विरोध करता है। ओके, प्रतिरोध जो है वह कुछ बातों पर निर्भर करता है। अब क्या समझे हम लोग, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध कुछ बातों पर निर्भर करता है। तो हम लोग समझेंगे अभी प्रतिरोध की निर्भरता। पर अगला स्टार है प्रतिरोध की निर्भरता। इससे पिछले वाले स्टार में आप परिभाषा लिखे होंगे। अब देखिए, प्रतिरोध की निर्भरता मतलब प्रतिरोध जो है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। दूसरा, चालक का क्षेत्रफल पर। तीसरा, चालक की प्रकृति पर। प्रकृति मतलब किस पदार्थ का बना है चालक, लोहा है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, कौन चीज है, तो सभी का क्या होगा, अलग अलग होगा। पदार्थ बदलेगा तो उसका प्रकृति भी क्या होगा, बदलेगा। और चौथा है ताप पर। ताप पर बताइए कि प्रतिरोध जो है कितनी बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 है चालक की लंबाई, नंबर 2 है चालक का क्षेत्रफल, नंबर 3 है चालक की प्रकृति और नंबर 4 है ताप पर। ओके, तो हम लोग ये ताप पर प्रतिरोध का जो डिपेंडेंसी है, उसका जो निर्भरता है, उसको अलग से पढ़ेंगे। पहले इस 3 को पढ़ते हैं। तो क्या हम लोग समझे कि प्रतिरोध जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो अभी फिलहाल 3 बात पर,
चालक की लंबाई। तो देखा क्या गया कि प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई का समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। ये जो आपका क्षेत्रफल है उसके साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो जब इस दोनों को मिला देंगे समीकरण 1 एवं 2 से मिला देंगे तो बनेगा R समानुपाती L बटा A। दोनों को मिला दिए तो ये बन गया। क्या बताए थे, समानुपाती लेके घूमने नहीं देगा। तो जब समानुपाती को आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं रो। ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या पढ़ते हैं इसको, रो इंटू L बटा A। रो इंटू L बटा A बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। R बराबर रो इंटू L बटा A, जहां पे रो क्या है, रो नियतांक है। ये क्या है, नियतांक है और इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या नाम है इसका, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या नाम है इसका, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता अर्थात रेसिस्टिविटी, इसका नाम है रो। पढ़ते क्या है, रो पढ़ते हैं इसको, लेकिन ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। नीचे आपको दिख रहा है, हाँ नीचे आपको दिख रहा है। तो ये जो आपका रो है इसका नाम क्या है, नियतांक, और ये इसका नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो फॉर्मूला क्या बना, R बराबर रो इंटू एल बटा ए। आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। क्या पढ़े हैं, R बराबर रो इंटू एल बटा ए। ओके, अब देखेंगे तो ये जो रो है इसका नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो क्या पढ़ना है, R बराबर रो इंटू एल बटा ए। आर का मात्रक ओम, रो का मात्रक जानना है, एल का लंबाई का मात्रक मीटर, और ये क्षेत्रफल है। ये ए क्या है, एल जो है ये एल लंबाई है, और ये ए क्या है, ए है क्षेत्रफल। ए क्या है, क्षेत्रफल। तो ये ए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर के साथ ये मीटर कट गया तो क्या बन गया, ओम बराबर रो बटा एम। एम को इधर ले जाइए तो रो का मात्रक क्या बन गया, रो का मात्रक बन गया ओम मीटर। क्या बन गया इसका मात्रक, ओम मीटर। रो का मात्रक क्या हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे आप, इसको आप पढ़ेंगे ओम मीटर। रो का मात्रक क्या बन गया, ओम मीटर। रो का मात्रक क्या बन गया, ओम मीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ओके, अब देखेंगे दो चीज हम लोग पढ़े, प्रतिरोध पढ़े और विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े। तो यही है चालक की प्रकृति। ये जो रो है इसी का नाम है चालक की प्रकृति। देखेंगे अब नेक्स्ट। तो आपको हमने बताया एक है प्रतिरोध और एक है प्रतिरोधकता, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, एक पहला टर्म क्या पढ़ाए थे आपको, पहला टर्म पढ़ाए थे प्रतिरोध, ठीक है, और इसको किससे लिखते हो, आर से। दूसरा टर्म क्या पढ़ाए हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या पढ़ाए हैं दूसरा टर्म, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, तो ये क्या हो, इसको किससे लिखते हैं, रो से। अब जरा समझिए, प्रतिरोध का उल्टा मतलब क्या, अगर कोई प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना, तो विरोध करने का उल्टा क्या होगा, सपोर्ट करना, नहीं। तो प्रतिरोध का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं चालकता, ठीक है। तो चालकता क्या होता है, चालकता क्या है, चालकता बराबर होता है 1 बटा प्रतिरोध। 1 बटा प्रतिरोध। तो बताइए चालकता का मात्रक क्या होगा, चालकता का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा 1 बटा ओम। क्या हो गया, 1 बटा ओम। 1 बटा ओम, इधर से OHM ओम पढ़ते हैं, तो ओम का उल्टा, तो ओम को उल्टा पढ़ो ना, MHO महो, ठीक है। आपको क्या बताया, इसका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम, पढ़ाए थे। देखिए ओम किसका मात्रक, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालकता। तो उल्टा आइए, ओम का उल्टा क्या हो गया, ओम के बाद उल्टा आइए ना, उल्टा क्या है, साइमन। इसीलिए ये ओम 1 बटा ओम जो है इसको महो पढ़ते हैं, महो, ठीक है। और इसी महो को बोलते हैं साइमेन। क्या पढ़ते हैं, साइमेन। तो चालकता का मात्रक क्या होगा, या तो 1 बटा ओम कहिए, या 1 बटा ओम को महो, MHO उल्टा पढ़िए, महो कहिए, या इसी को साइमेन कहिए, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। तो बताइए विशिष्ट चालकता बराबर क्या होगा,
विशिष्ट चालकता बराबर हो जाएगा 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब 1/ρ हो गया। इसको सिग्मा से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? सिग्मा। ये इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ा था रो, इसको क्या पढ़िएगा? इसको पढ़ेंगे सिग्मा। क्या पढ़ेंगे? सिग्मा। सिग्मा क्या है? विशिष्ट चालकता। तो ये क्या हो जाएगा? 1/ओम मीटर, ओम मीटर, 1/ओम मीटर। 1/ओम को हम क्या सिखाए थे लिखने? महो। तो ये हो जाएगा महो प्रति मीटर। अब महो को क्या लिखाए थे? साइमेन, साइमेन प्रति मीटर। ठीक है, तो साइमेन प्रति मीटर किसका मात्रक हो गया? सिग्मा का। एक लाइन आप समझिए, आपने क्या बोला? सिग्मा बराबर 1/ρ। ठीक है, इसीलिए सिग्मा गुना रो बराबर कितना हो गया? 1। सिग्मा क्या है? सिग्मा है विशिष्ट चालकता और रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं आपके लिए, यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, किसी भी चालक के लिए विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता गुना विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों का गुणनफल कितना होगा? 1 होता है। क्या बोले? किसी चालक के लिए विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। क्या बोले? किसी भी चालक, ये चालक के लिए है, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा कितना होगा? 1 होता है। तो ये था आपको प्रतिरोध का उल्टा चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे, यदि अगला हेडिंग है प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान। देखेंगे आपको क्या हम पढ़ाने वाले हैं, जरा ये देखिए। हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं प्रतिरोध का मान का मतलब क्या है। जैसे आपसे सवाल ये पूछेगा कि मान लो एक चालक है जिसका प्रतिरोध 5 ओम है, यदि उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा? 100% एक ऑब्जेक्टिव ये स्टार्स रहेगा, 110% आपके सामने रहेगा। चलिए क्या बोले? प्रतिरोध का मान। आपसे सवाल पूछेगा कि ये एक चालक है, ये क्या है? ये एक चालक है, इसका लंबाई L है और क्षेत्रफल A है। ठीक है, और इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना है? रो है। एक सेकंड जरा सा हमको इंक डालने दीजिए। तो क्या बोल रहे थे हम लोग? प्रतिरोध का मान, हम लोग बात कर रहे थे प्रतिरोध के मान के बारे में। देखेंगे तो कहानी ये है, कहानी क्या है कि एक चालक है, ये जो अभी बना, ये क्या है? चालक है। ये कोई चालक है, ये चालक है और चालक की लंबाई L है, उसका क्षेत्रफल A है और उसका विशिष्ट प्रतिरोध रो है। एक चालक है जिसका लंबाई L है, क्षेत्रफल A है और विशिष्ट प्रतिरोध रो है। तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? R बराबर रो इंटू L/A। क्या सही है? सही है। आप देखेंगे, अब आपने क्या किया? इस चालक की लंबाई को n गुना कर दिया। चालक की लंबाई को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 20 गुना, 100 गुना, n गुना। तो लिखेंगे यदि चालक की लंबाई n गुना कर दी जाए, n गुना कर दी जाए। क्या बोले? यदि चालक की लंबाई कितना गुना कर दी जाए? n गुना कर दी जाए। तो अगर जैसे कि हम लोग बचपन में मम्मी जब आटा गूंथती थी तो हम लोग आटा लेकर के मूछ बनाते थे, तो वहाँ देखिए क्या, जब आटा को खींचते हैं तो आटा के जब लंबाई बढ़ती है गूंदा हुआ आटा का, तो उसका मोटाई कम होता है। जिस समय लंबाई बढ़ती है उसी समय उसका मोटाई कम होता है, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना आयतन पहले था उतना ही आयतन अभी भी होगा। तो क्या होगा? यदि आपने इसकी लंबाई को n गुना कर दिया, यदि उसकी लंबाई को n गुना कर दिया तो अब उसका लंबाई हो गया L डैश। L डैश बराबर क्या होगा? n इंटू L। ठीक है, लेकिन इसका जो ये प्रतिरोधकता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये तो चालक की प्रकृति है। अगर पहले भी कॉपर था अभी भी कॉपर, ऐसा थोड़ी खींचने पे आयरन बन जाएगा, नहीं। अगर खींचने पे आयरन बन जाता तब ये रो नहीं होता, तब रो डैश होता, नहीं। लेकिन क्या कॉपर को खींचेंगे तो लोहा बन जाएगा,
लोहा को दाबेंगे तो कॉपर बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। कॉपर है तो कॉपर रहेगा, लोहा है तो लोहा रहेगा, इसलिए रो है तो रो रहेगा। ये कितना हो गया, L डैश हो गया n इंटू एल। उसी प्रकार इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। अगर ये लंबाई n गुना बढ़ा है तो एरिया क्या होगा, a डैश हो जाएगा, और ये कितना n गुना घट जाएगा। क्या बोले, यदि लंबाई n गुना बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, पहले से n गुना, लंबाई पहले से n गुना बढ़ा तो क्षेत्रफल पहले से n गुना घट जाएगा। एगो बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, दोनों थोड़ी बढ़ेगा साथ साथ। खींचेंगे तो लंबाइयों बढ़ेगा, मोटाइयों बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो लंबाई बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्या कम हो जाएगा, और प्रतिरोध भी इसका बदल जाएगा। तो लिखेंगे माना नया प्रतिरोध हो गया R डैश। नया प्रतिरोध कितना हो गया, R डैश। नया प्रतिरोध R डैश हो गया, इसीलिए R डैश बराबर क्या होगा, रो L डैश बटा A डैश। ठीक है, तो आप देखेंगे जरा, तो R डैश बराबर रो L डैश के जगह पे n इंटू एल, A डैश के जगह पे A बटा n, ये n चला जाएगा ऊपर, तो यहां से क्या बनेगा, R डैश बराबर n गुना n स्क्वायर रो इंटू एल बटा ए। ये रो इंटू एल बटा ए क्या था, ये पहले का प्रतिरोध है, तो ये हो जाएगा R डैश बराबर n स्क्वायर इंटू R। ये क्या है, ये है बाद का प्रतिरोध, ये बाद का प्रतिरोध। ये क्या है, ये है शुरू में प्रतिरोध। ठीक है, अर्थात यदि किसी चालक की लंबाई को n गुना किया जाए तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। क्या बोले, यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहते हैं, यदि चालक की लंबाई n गुना या n गुनी बढ़ाई जाए तब उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। तब उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि किसी चालक की लंबाई n गुनी बढ़ाई जाए तब उसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाता है, n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। अब आपसे सवाल कैसा पूछेगा, सवाल सुनिए। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि उसके लंबाई को 2 गुना किया जाए तो अब कितना प्रतिरोध होगा, 2 गुना। तो जितना गुना करेंगे उसका स्क्वायर कीजिए, 2 दूना 4। अब प्रतिरोध कितना है, 5, तो 4 पंचे 20 ओम। ओके, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 2 ओम है, यदि उसके लंबाई को 4 गुना किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो कितना गुना किए, 4 गुना। जितना गुना करेंगे उसका स्क्वायर कीजिए, तो 4 चौका 16। अब पहले कितना था, 2, 16 दूना 32 ओम। आ रहा है समझ में। यदि किसी, अब ऐसे पूछेगा, ये एक चालक, मान लो ये चालक है, इसका शुरू में प्रतिरोध था 4 ओम, ठीक है, इसकी लंबाई को खींच करके 3 गुना कर दिए, अब नया प्रतिरोध कितना होगा, तो कितना गुना किए, 3 गुना। पहले कितना था, 4 ओम, तो जितना गुना किए उसका स्क्वायर कीजिए, 3 3 9, अब पहले 4, तो 9 चौका 36, कितना हो जाएगा, 36 ओम। आ रहा है समझ में। तो इस पर आपसे 1 या 2 सवाल 100% पूछा जाएगा, इस पे 100% पूछा जाएगा। आज के लेक्चर को हम ऐसा सोचते हैं कि यहीं पे रोका जाए ताकि चैप्टर लंबा ना हो, आपको पढ़ने में मजा आए। ओके, आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और इस आनंद सर के यूट्यूब चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, इसको प्रमोट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए, सभी बच्चों को बताइए, सभी बच्चे पढ़ें और सब आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।